Hello class, today we are going to start with the new concept that is bond. ठीक है, आज हम लोग बॉन्ड्स के बारे में देखेंगे और यहाँ पर जितने भी कंसेप्ट हैं वो उन सारे कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बॉन्ड्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड इज़ अ डेट सिक्योरिटी। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रिपे द बोरोड मनी विद द इंटरेस्ट। अगर हम बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड जो है वो कंपनी के पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल है जो कंपनी को मिलता है। बॉन्ड्स आर द वी कैन से बॉन्ड इज़ गिवन टू द इन्वेस्टर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इस तरीके से बॉन्ड क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स को इशू किए जाते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी प्रॉमिस करती है कि ये जो बॉन्ड है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इन्वेस्टर्स को बॉन्ड का जो प्रिंसिपल अमाउंट है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट वो इन्वेस्टर को रीपे कर दिया जाएगा। और ये जो बॉन्ड का जो ये है, बॉन्ड एक टाइप की डेट सिक्योरिटी है। डेट सिक्योरिटी का मतलब एक तरीके का उधार है। ठीक है ना, तो जो कंपनी लेती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बॉन्ड इज़ अ लोन। बॉन्ड एक तरीके से लोन की कैटेगरी में आता है जिस पर इंटरेस्ट पे करना कंपलसरीली है और मैच्योरिटी पे इन्वेस्टर को उनका पैसा रिटर्न करना है। द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज़ अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो बॉन्ड होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा लेंड करते हैं, उधार पर देते हैं इंस्टीट्यूशंस को। ही इज़ अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ही गेट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। उनका जो स्टेटस होता है बॉन्ड होल्डर का उसको क्रेडिटर्स की कैटेगरी में डालते हैं और उन लोगों को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम मिलते रहता है। ऑल बॉन्ड्स हैव अ मैच्योरिटी डेट एंड इज पेड इन कैश एट अ सर्टेन डेट इन द फ्यूचर। जितने भी बॉन्ड्स कंपनी इशू कर रही है भले वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो, लेकिन उसका एक मैच्योरिटी डेट होता ही होता है और उस मैच्योरिटी डेट पे कंपनी को क्या करना है, पैसा प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट कंपनी को रिपे कर देने का है, किसको, इन्वेस्टर को। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स डिक्शनरी अ बॉन्ड इज़ एन इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट। वेबस्टर्स डिक्शनरी अगर हम देखें तो ये डिफ़ाइन करता है बॉन्ड को। ये क्या बता रहा है, बॉन्ड क्या है, एक इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट है। ठीक है, जो जिस पर्टिकुलर बंदे के पास ये सर्टिफिकेट होगा उसको कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, सो अ बॉन्ड इज़ एन इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म प्रॉमिसिंग टू पे द होल्डर अ स्पेसिफिक सम एट द स्पेसिफाइड डेट। तो ये जो बॉन्ड है वो गवर्नमेंट भी इशू करती है और बिजनेसमैन मतलब बिजनेस फर्म्स भी इशू करती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये दोनों इशू कर सकते हैं, जहाँ पर ये प्रॉमिस कर रहे हैं बॉन्ड होल्डर को कि एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन पे उनको उनका प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा। दस अ कंपनी बोरो मनी एंड इशूज बॉन्ड एज एन एविडेंस ऑफ डेट। इसके वजह से कंपनी क्या करती है, पैसे बोरो करती है इन्वेस्टर से और उनको एविडेंस के तौर पे, प्रूफ के तौर पे एक सर्टिफिकेट देती है जिसको बोलते हैं बॉन्ड सर्टिफिकेट। और ये जो बॉन्ड सर्टिफिकेट ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। इंटरेस्ट पेएबल ऑन द बॉन्ड इज एट अ फिक्स्ड इंटरवल और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। तो इंटरेस्ट जो है वो पेएबल होता है बॉन्ड पे, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे पे करेंगी, जैसे क्वार्टरली, एनुअली या मंथली, या फिर मैच्योरिटी डेट पे एक साथ ही पे कर देंगी। सो इस तरीके से बॉन्ड का स्टेटस होता है। ठीक है, बॉन्ड के बारे में फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। तो फीचर्स ऑफ बॉन्ड देखिए, नेचर ऑफ फाइनेंस। अगर हम फाइनेंस की बात करें जो बॉन्ड होल्डर प्रोवाइड करते हैं तो ये हम बोल सकते हैं ये एक डेट फाइनेंस है। डेट फाइनेंस का मतलब एक तरीके का लोन कैटेगरी वाला पैसा, यानी लोन दिया हुआ है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये जो बॉन्ड होल्डर होते हैं वो लॉन्ग टर्म ही नेचर फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं कंपनी को। The bond can be issued for a longer period of 5 years, 10 years, 25 years and 50 years। तो मिनिमम जो टाइम ड्यूरेशन है, एक बार अगर बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है वो 5 साल है। फिर वो मल्टीपल होते जाता है, 5 का 10 होता है, 10 का 20 होता है, 20 का 25 या 50 ईयर्स का भी। इस तरीके से बॉन्ड्स का लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। फिर स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर अगर हम बात करें तो ये इनका जो स्टेटस है वो एज अ क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी आता है। सिंस दे आर द क्रेडिटर्स एंड नॉन ओनर्स दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग। इनका जो स्टेटस है वो क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी है, इसके लिए ये लोग किसी भी तरीके की मीटिंग में पार्टिसिपेशन के लिए राइट नहीं है, एंटाइटल्ड नहीं है, और ना ही ये किसी तरीके का वोटिंग पावर इनको मिला हुआ है। हेंस
नो पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, जिसके वजह से बॉन्ड होल्डर का जो पार्टिसिपेशन होता है मैनेजमेंट के अंदर वो ना के बराबर है। ठीक है, रिटर्न ऑन बॉन्ड देखते हैं। द बॉन्ड होल्डर गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज़ पेएबल एट अ रेगुलर इंटरवल ऑन मैच्योरिटी डेट। तो जो बॉन्ड होल्डर है उनको क्या मिलता है, उनके इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है, वो भी एक स्टिपुलेटेड फिक्स्ड रेट है, एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन पे या फिर उसके मैच्योरिटी पे उनको दे दिया जाएगा कंपनी से। प्रीपेमेंट का देखिए, बॉन्ड हैव अ स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट ऑन व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ रिपेड। तो बॉन्ड का एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट है जिसको वो प्रिंसिपल अमाउंट रिपे कर देंगे। ठीक है, मैच्योरिटी डेट पे। सो ये था फीचर्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अभी हम दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है 2.2.4, दैट इज़ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ब्रैकेट में देखिए जिसको हम लोग ADR बोलते हैं, एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ब्रैकेट में देखिए जिसको हम GDR बोलते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट नोट में आ सकता है ADR एंड GDR। ठीक है, ADR के ऊपर पूछा जाएगा शॉर्ट नोट या फिर GDR के ऊपर पूछा जाएगा। और ये जो ADR GDR ये सब एक ही पैराग्राफ में मिला के दिया हुआ है, तो आपको बहुत फोकस होके लिखना है अगर आप ADR लिख रहे हो तो। ठीक है, इन इंडिया द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन वेरियस स्टॉक एक्सचेंज लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और इनको क्या करना होता है, इनको इनके शेयर्स को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना होता है, जहाँ पर बेसिकली ये कंपनियाँ लोकेटेड होती हैं, वो उसी सिटी के स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करती हैं। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगर बॉम्बे में तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इवन नेशनल लेवल पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी वो लिस्ट कर सकते हैं, और वहाँ से इनके शेयर्स को बाइंग एंड सेलिंग होता है, यानी इनके शेयर्स को परचेस किया जाता है और सेल किया जाता है। और ये सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में। ठीक है, विद द अडॉप्शन ऑफ फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन सम ऑफ द इंडियन कंपनीज शेयर्स आर ऑल्सो लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन, NASDAQ। ठीक है, लेकिन जब से हमने 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमने अडॉप्ट किया, उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर एक कंसेप्ट है, हमने अडॉप्ट किया है ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, अब जब हमने ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट अडॉप्ट किया तो हमने ये देखा कि अब कोई भी इकोनॉमी रिस्ट्रिक्टेड नहीं रही। All the economies are now the free economies. They all are interrelated, interdependent, and anyone can do their business at any part of the world. ठीक है, तो free mobilization of goods, free mobilization of capital, free mobilization of labor, free mobilization of technology। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें फ्रीली ट्रांसफरेबल होने लगी और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने लगे हम लोग। तो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट ये बताता है कि इंडियन कंपनी बाहर भी जा सकते हैं एंड बाहर की कंपनी इंडिया में भी आके अपना बिजनेस कर सकती हैं। तो जो फ्री इकोनॉमिक 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिसके वजह से हमारी पॉलिसी फ्री इकोनॉमिक हो गई, और ग्लोबलाइजेशन का जो हमने कंसेप्ट अडॉप्ट किया, उसके वजह से अब इंडियन कंपनीज क्या कर सकती हैं, इंडियन कंपनीज अब सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर से नहीं बट फॉरेन इन्वेस्टर से भी पैसा रेज कर सकती है। जैसे न्यूयॉर्क कहाँ पर है, अमेरिका में है, न्यूयॉर्क अमेरिका का एक स्टेट है। ठीक है, तो अगर इंडियन कंपनी अगर चाहिए तो वो अपने शेयर्स को क्या करेंगे, एक मेथड के थ्रू न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेंगे, एंड इन्वेस्टर्स जो होंगे न्यूयॉर्क के वो उस शेयर्स को परचेस करके इंडियन कंपनी में फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो फॉरेन लोगों से भी या फिर बोल सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर से भी कंपनी क्या कर सकती है, पैसा रेस कर सकती है। जैसे न्यूयॉर्क से अगर पैसा रेस करना है तो NYSE से जाना पड़ेगा, या फिर ये जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन, NASDAQ, ये भी है। ठीक है, सो ये भी एक है जहाँ से पैसा रेस कर सकते हैं। To list the shares on this stock exchange, company has to comply with the policies of those stock exchange।
अगर इंडियन कंपनीज़ को फॉरेन कंट्रीज़ के स्टॉक मार्केट में अगर अपने शेयर्स को लिस्ट करना है तो उनके उन स्टॉक एक्सचेंज के पॉलिसीज़ को भी फुलफ़िल करना पड़ेगा, ठीक है, सारे पॉलिसीज़ को, तब जाके इंडियन कंपनी अपने शेयर्स को उस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हैं। द पॉलिसीज़ ऑफ दिस स्टॉक एक्सचेंजेस आर डिफरेंट दैन द पॉलिसीज़ ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ऑब्वियसली इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का जो पॉलिसी है, जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो पॉलिसी वो डिफरेंट होगी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की जो पॉलिसी होगी वो डिफरेंट होगी। और ज़रूरी नहीं है कि हर इंडियन कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के पॉलिसीज़ को फुलफ़िल कर सके, ठीक है। कुछ कंपनियां होंगी जैसे रिलायंस हो गए, टाटा वाले हो गए, तो ये फुलफ़िल कर सकते हैं, बट वो कंपनी जो नहीं फुलफ़िल कर सकती उसका क्या होगा, तो वो भी उसके बारे में भी यहाँ पर है। दिस पॉलिसीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस आर डिफरेंट दैन द पॉलिसीज़ ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। Therefore, those Indian companies which cannot list their shares directly on the foreign stock exchange, यानी वो कंपनियां जो पॉलिसी फुलफिल नहीं कर पा रही हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, और बट उनको भी अपने शेयर्स को लिस्ट करना है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। Therefore, those Indian companies which cannot list their shares directly on the stock exchange, ठीक है, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, गेट लिस्टेड इनडायरेक्टली। अगर वो कंपनियां जो पॉलिसीज फुलफिल नहीं कर रही है वो अपने शेयर्स को इनडायरेक्टली उन कंट्रीज़ के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकती है बाय यूजिंग ADR एंड GDR। ADR का फुल फॉर्म ऊपर देखिए लिखा हुआ है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और GDR का ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यानी वो कंपनी जो डायरेक्टली अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं कर पा रही है वो कंपनी भी इनडायरेक्टली अपने शेयर्स को उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकती हैं ADR और GDR का मेथड यूज़ करके, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ADR एंड GDR आर $/euro डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन USA एंड यूरोप स्टॉक एक्सचेंज। ADR का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। तो जब हम लोग अमेरिका के किसी स्टेट के स्टॉक एक्सचेंज में जब शेयर्स को लिस्ट करना होगा, डायरेक्टली अगर लिस्ट नहीं कर पा रही है कोई कंपनी तो इनडायरेक्टली लिस्ट करना है, तो वो जब इनडायरेक्टली लिस्ट करेगी और अमेरिका के किसी स्टेट में अगर वो लिस्ट करना चाहती है तो उस कंपनी को ADR यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और वो ADR यूज़ करके अमेरिका के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट कर सकते हैं। और अगर हम GDR की बात करें तो ये अदर देन अमेरिका है, यानी अगर आप अमेरिका को छोड़ के जैसे यूरोप के किसी भी कंट्री में ले लो, ठीक है, जैसे वी कैन से जर्मनी ले लो, फ्रांस ले लो, ठीक है, तो किसी भी कंट्री में अगर अदर देन अमेरिका, ठीक है, अदर देन अमेरिका आपको किसी भी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को इनडायरेक्टली अगर आप लिस्ट करना चाहते हो, और स्पेसिफिकली अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें जितने भी कंट्रीज उसके अंदर आते हैं, अगर आप वहाँ पर अपने शेयर्स को लिस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कंपनी को GDR यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम लोग ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ADR है उसमें हम लोग को डॉलर मिल सकते हैं, ठीक है, मतलब कंपनी को GDR जो है वहाँ पे यूरो मिलता है, यूरो का यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यूरोपियन यूनियन जो उस कंट्रीज़ में उस कॉन्टिनेंट में सारी कंट्रीज़, काफ़ी कंट्रीज़ है यूरोपियन यूनियन में, और वहाँ की एक कॉमन करेंसी है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरो, ठीक है। जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज़ है, लेकिन हर कंट्री का डिफरेंट करेंसी है। जैसे पाकिस्तान का अलग है, श्रीलंका का अलग है, नेपाल का अलग है, इंडिया का अलग है, चाइना का अलग है, ठीक है। लेकिन जो कंट्रीज़ यूरोप में है उन्होंने यूरोपियन यूनियन फॉर्म किया है, यूरोप कॉन्टिनेंट में यूरोपियन यूनियन फॉर्म किया है, ठीक है। और उस यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी कंट्रीज़ यूरोप के अंदर है उन्होंने एक करेंसी कोड फॉलो किया और एक ही करेंसी वहाँ पर चलती है जिसको हम लोग यूरो बोलते हैं, ठीक है। सो इंडियन कंपनीज इशू शेयर्स टू एन इंटरमीडियरी कॉल्ड डिपॉजिटरी। इंडियन कंपनीज क्या करेंगे, बीच के जो ब्रोकर टाइप होता है ना उसको इंटरमीडियरी बोलते हैं। इंडियन कंपनीज इंटरमीडियरी को अपने शेयर को बेचेंगे जिसको डिपॉजिटरी बोला जाता है। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप एक्सेट्रा एक्ट एज अ डिपॉजिटरी, ठीक है। तो ये लोग डिपॉजिटरी के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, जैसे बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, बैंक ऑफ सिटी ग्रुप बैंक है, ये लोग डिपॉजिटरी के तौर पर एक्ट करते हैं, यानी इंडियन कंपनीज इन लोगों को अपने शेयर्स बेचेगी। दिस डिपॉजिटरी बैंक इश्यूज ADR एंड GDR टू द इन्वेस्टर अगेंस्ट दिस शेयर्स। और ये जो डिपॉजिटरी है ये लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टर को ADR और GDR इशू करके इन शेयर्स को बेचने का काम करेंगे। द
द ADR/GDR रिप्रेजेंट द फिक्स नंबर ऑफ शेयर। और ADR और GDR अगर आप परचेस करोगे तो उसके अंदर एक स्टिपुलेटेड शेयर्स होते हैं, ठीक है। एक ADR के अंदर फॉर एग्जांपल 1000 शेयर है, तो अगर मैं एक ADR परचेस करना चाहता हूँ तो मुझे 1000 शेयर मिल जाएगा। 2 ADR परचेस करना चाहूँगा तो 2000 शेयर्स मिल जाएगा। तो इसी तरीके से एक ADR और GDR का एक इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसके अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी फिक्स्ड होंगे, ठीक है। सो फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। दिस ADR/GDR आर देन सोल्ड टू द पीपल इन द फॉरेन कंट्री। और ये जो ADR और GDR है ये क्या होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स को सोल्ड आउट कर देंगे, ठीक है। द ADR/GDR ट्रेडेड लाइक अ रेगुलर शेयर्स। और ये जो इन्वेस्टर्स होंगे ना, ये लोग फर्दर बाइंग एंड सेलिंग भी कर सकते हैं ADR और GDR का। जैसे वो लोग नॉर्मली शेयर्स परचेस करके बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उसी तरीके से अगर इन्वेस्टर ने ADR और GDR में भी इन्वेस्ट किया है, फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर ने अगर ADR और GDR के अंदर इन्वेस्ट किया है तो वो लोग फर्दर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ADR एंड GDR भी कर सकते हैं। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। दे आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। और जो ADR और GDR है इसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट भी करते हैं। द प्राइस फ्लक्चुएट डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। ये जो ADR और GDR का जो प्राइस होता है ये ऊपर नीचे होते रहता है, क्योंकि ये मार्केट के डिमांड और हिसाब से चलता है। बोथ ADR एंड GDR आर डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। तो ADR और GDR ये जो दोनों हैं एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, बट ओनली डिफरेंस इज द लोकेशन वेयर दे आर ट्रेडेड। और दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है उनके लोकेशन को लेके है। ADR की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ अमेरिका में सोल्ड आउट होगा, और GDR की अगर हम बात करें तो ये अदर देन अमेरिका सोल्ड आउट होने वाला है। If the depository receipt is traded in USA, it is called American Depository Receipt, and if they traded in any country other than USA, it is known as the Global Depository Receipt. तो मैंने जो बताया वही लिखा है। अमेरिका में सोल्ड आउट करना है तो ADR को करना पड़ेगा, अदर देन अमेरिका है तो GDR। नॉन रेसिडेंट इंडियन, जिसको हम लोग NRI बोलते हैं, जो फॉरेन में जाके सेटल्ड हो गए, ठीक है, उनको हम लोग बाय बर्थ दे आर इंडियन ओरिजिन, लेकिन अभी उनका जो वी कैन से सेटलमेंट है वो फॉरेन कंट्री में है, तो उसके लिए हम उन लोग नॉन रेसिडेंट इंडियन बोलते हैं, बिकॉज दे आर रेसिडेंट ऑफ सम अनदर कंट्री बट बाय बर्थ दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड इंडियन सिटीजन। तो ऐसे लोगों को हम लोग NRI बोलते हैं। एंड फॉरेन नेशनल्स, NRI हो चाहे फॉरेन कंट्री के कोई भी नेशनल्स हो, दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया बाय परचेजिंग ADR। वो लोग अपने ADR और GDR को परचेज करके इंडियन कंपनीज में अपने पैसा लगा सकते हैं। दे कैन बाय ADR/GDR यूजिंग द रेगुलर इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो भी ट्रेडिंग अकाउंट जो उनको मिला हुआ है रिलेटेड टू शेयर्स, वो लोग उसी अकाउंट को यूज़ करके ADR/GDR परचेज भी कर सकते हैं, प्लस सोल्ड वर्ड भी कर सकते हैं। The company pay dividend in home currency to the depository bank, and the depository bank convert it into the currency of the investor and pays the dividend. अगर इंडियन कंपनी है तो ADR अगर किसी ने परचेस किया है तो उसको इंडियन रुपये में डिविडेंड पे करेगी। और ये जो डिपॉजिटरी होती है जैसे सिटी ग्रुप हो गया, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क हो गए, तो ये लोग क्या करेंगे, इंडियन रुपये को US डॉलर्स में कन्वर्ट करके वो डिविडेंड उन सिटीजन्स को पे करने का काम करेंगे जिसके पास ADR और GDR है, ठीक है। द डिविडेंड पे इज इन द होम करेंसी, इंडियन कंपनी होम करेंसी में पे करेगी और उसको कन्वर्ट करके जो भी डिपॉजिटरी है वो उनको उनके कंट्री के करेंसी कोड में दे देंगे। द एक्सचेंज ऑन लिस्ट GDR इज ट्रेडेड एज फॉलोज। GDR को देखो कहाँ ट्रेड किया जाता है, जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड करते हैं, नैस्डैक जो हमने पढ़ा था जिसको दुबई में लोकेटेड है, ये सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज में और हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ ADR और GDR, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया रहेगा ADR और GDR का पूरा कंसेप्ट, ठीक है। आज के लिए बस इतना है। उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो हमारा कमर्शियल बैंक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कमर्शियल बैंक करेंगे। थैंक यू।